हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन की। पिछली वीडियो में हमने बात की थी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की। सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड और अब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब बात करेंगे इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन की। इसमें मैं कोवेलेंट भी लिखूंगी ब्रैकेट के अंदर। क्यों लिख रही हूँ आपको समझ आ जाएगी बाद में। इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन कोवेलेंट इसलिए लिखा क्योंकि enthalpy of ionization is applicable for covalent molecules in aqueous medium. Okay, so they maintain their dipole. हमें पता है covalent molecules के बीच में dipole movement होता है। covalent molecules के बीच में dipole create होता है, मतलब कि इनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज चलता है, मतलब इनके बीच में टेंशन क्रिएट होती है। ये एक साथ होते हैं, इनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, मगर ये पूरी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता क्योंकि ये साथ में है, इसलिए ये पार्शियल होता है। पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव पार्शियल होता है ये चार्ज, वो होता है डाइपोल वाला केस। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स अपना डाइपोल मेंटेन करके रखते हैं, फिर बाद में वो पोलराइज हो जाते हैं, मतलब पूरे पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाते हैं और डिसोसिएट हो जाते हैं उनके आयंस के अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, यहाँ पर भी रिलीज्ड है, हाइड्रेशन में भी रिलीज्ड ही था, आयनाइजेशन में भी रिलीज्ड है, कंबशन में भी रिलीज्ड था। So the amount of heat energy released in this case is known as enthalpy of ionization. Enthalpy of ionization is applicable for covalent molecules in aqueous medium. They maintain their dipole and then polarize and then dissociate into their ions. So the amount of heat energy released is known as enthalpy of ionization. कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर एप्लीकेबल है, उनके एक्वस मीडियम में। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स मेंटेन देयर डायपोल, इनके बीच में डायपोल होता है, फिर बाद में ये पोलराइज करते हैं अपने आप को, पोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स, एंड देन दे डिसोसिएट इनटू देयर आयंस। फिर फाइनली पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट आयंस बन जाते हैं, जैसे कि HCl कोवेलेंट है, HCl एग्जाम्पल देख रहे हैं, अपने एक्वस मीडियम में कन्वर्ट हो जाते हैं H प्लस और Cl नेगेटिव अपने एक्वस मीडियम में आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में। सो दिस इज़ एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, जो कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स और उनके एक्वस मीडियम में ही एप्लीकेबल है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस, नेक्स्ट टॉपिक इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस, जो कि किसके ऊपर एप्लीकेबल है, आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, आयंस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ओके, मतलब कि यहाँ पर भी आयंस ही बन रहे हैं, जैसे पिछले केस में एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन में भी आयंस बन रहे थे, मगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के केस में, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जब अपने एक्वस मीडियम में डायपोल को मेंटेन कर रहे थे, मगर बाद में पोलराइज करके डिसोसिएट करके आयंस बना दिया। इस केस में भी आयंस ही बन रहे हैं, मगर ये आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर एप्लीकेबल है। आयनिक कंपाउंड जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड, और अपने एक्वस स्टेट में है, कन्वर्ट हो जाता है आयंस में, सोडियम प्लस क्लोरीन नेगेटिव एक्वस स्टेट में। ये दोनों आयंस है, यहाँ पर भी आयंस बन रहे हैं, मगर आयनिक कंपाउंड से बन रहे हैं, ये डिफरेंस है। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस क्या है, आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर एप्लीकेबल है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर आयनिक कंपाउंड्स। इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड, यहाँ पर भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड डिसोशिएट इनटू देयर आयंस। व्हेन 1 मोल, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 मोल है। व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड डिसोशिएट इनटू इट्स आयंस, जब कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स उनके एक्वस मीडियम में आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, तब हम उसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ
हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन जब कोवलेंट कंपाउंड करते हैं, और जब आयनिक कंपाउंड आयंस में डिसोशिएट कर लेते हैं तब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस। दोनों ही केसेस में जब आयंस बन रहे हैं, दोनों ही केसेस में इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस में हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट इज व्हाई इट इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस और इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक इंथैल्पी ऑफ, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इंथैल्पी के हमारे पास। इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन और इंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशंस। एलोट्रोप्स की ट्रांसफॉर्मेशंस के वक्त जो हीट एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, दैट इज इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन और इंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि कार्बन अपनी डायमंड जो होता है, डायमंड कार्बन के दूसरे इलेक्ट्रॉप में कन्वर्ट हो जाते हैं ग्रेफाइट, और S8 का इलेक्ट्रॉप रोम्बिक कन्वर्ट हो जाता है S8 की दूसरे इलेक्ट्रॉप मोनोक्लिनिक में, मोनोडेनिक। सो इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन या इंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? जब एक मोल ऑफ एलोट्रोप कन्वर्ट इनटू अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म। याद रखना, एक मोल। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में भी एक मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड था, इधर भी इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन में एक मोल। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड और अब्जॉर्ब्ड व्हेन वन मोल ऑफ एलोट्रोप कन्वर्ट्स इनटू अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म। मतलब कि जैसे कि डायमंड ग्रेफाइट बना, डायमंड का ग्रेफाइट में बनना बहुत आसान है, मतलब बहुत भी नहीं, आसान होता है। डायमंड का ग्रेफाइट में कन्वर्ट होना आसान है, लेकिन ग्रेफाइट का डायमंड में कन्वर्ट होना बहुत मुश्किल है। हम सबके पास पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट है, हम आसानी से ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, सो नेक्स्ट, दिस इज इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन और इलेक्ट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉप दूसरा इलेक्ट्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है, और एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉप दूसरे इलेक्ट्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है, और उस टाइम पे जो भी हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब या तो रिलीज हुई है उसे इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। जेनेशन यहाँ पर भी हमें नहीं पता हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे, यहाँ पर क्या होती है, सीधी बात बता देती हूँ, सीधी बात। सैचुरेटेड में कन्वर्ट होता है। अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल सैचुरेटेड में कन्वर्ट होता है। कैसे? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करके, जैसे कि इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब किया, इस अनसैचुरेटेड इथीन ने कन्वर्ट हो गया सैचुरेटेड में, मतलब कि ईथेन में। सिंपल। ये है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब कुछ लोग देख रहे होंगे हाइड्रो मतलब कि वाटर, पूरा वर्ड देखो, हाइड्रोजनेशन। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन जब एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जैसे कि अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल जैसे कि इथीन, 1 मोल, यहाँ पर भी 1 मोल, यहाँ पर भी 1 मोल, यहाँ पर भी 1 मोल। सुनो, when it is the amount of heat energy released or absorbed when 1 mole of unsaturated molecule जैसे कि इथीन एग्जाम्पल है, absorbs hydrogen molecule or hydrogen gas and gets converted into saturated molecule. Simple. अनसैचुरेटेड जब सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे? हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करके, उस वक्त जो हीट एनर्जी रिलीज से एब्जॉर्ब हुई है वो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। जैसे कि एग्जांपल इथेन अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करके, उस टाइम पे जो हीट एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब की गई वो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन है। नेक्स्ट इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात। अब इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में तो हम सब जानते हैं, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज़ होती है ना, वो सिर्फ
रिलीज़ ही होती है, मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक ही होते हैं, दे आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक जहाँ पर हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की हमने स्टार्टिंग में बात की है, थर्मोडायनेमिक्स के ही स्टार्टिंग में हमें ऑलरेडी भी पता है क्या होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अब ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन के बारे में तो हमें पता है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? तो क्या बोलेंगे? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक, हमेशा रिलीज होती है एनर्जी। सो इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम, रिमेंबर 1 ग्राम equivalent of acid reacts with 1 gram equivalent of base। 1 ग्राम एसिड 1 ग्राम बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तब वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और न्यूट्रलाइज होने के बाद 1 ग्राम एसिड जब 1 ग्राम बेस के साथ न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज होने के बाद वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मैक्सिमम कब होती है? व्हेन इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मैक्सिमम? जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, तब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू होती है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रलाइज करता है, रिएक्ट करता है, तब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। कितनी होती है? इट इज़ -1 13.7 कैलोरी यूनिट बोला है, ठीक है, के कैल पर मोल, और इसे किलो जूल में भी आप लिख सकते हो। कैलोरी के अलावा जूल भी यूनिट यूज़ कर सकते हो। जूल में अगर बोलें तो दैट इज़ -57.6 किलो जूल, किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल, के जी पर मोल, -57.6 kg पर मोल, -13.7 के कैल पर मोल। किलो कैलोरी पर मोल -13.7 -57.6 किलो जूल पर मोल। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रलाइज करता है तब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। कितनी? -13.7 या -57.6। और ये वैल्यू एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू मतलब कि फिक्स्ड है जब स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करता है। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH ठीक बोल रही है, NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ये शॉर्ट फॉर्म में अपनी तरफ से ऐसे लिख रहे हो, आप ऐसे नहीं लिखना। सो दे फॉर्म सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। वाटर का तो फॉर्मूला सेम ही है, ठीक है। और जब वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब वो कैसा सॉल्ट बनेगा? क्या स्ट्रॉन्ग है? एसिड, तो वो एसिड सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, वीक हुआ, तो वीक एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? जो स्ट्रॉन्ग है, बेसिक बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा और H2O वाटर बनेगा, ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ेंगे। जितनी भी एंथैल्पीज़ है, क्या उसकी बात, एंथैल्पीज़ की बात, ये जो हम डेफिनेशंस देखते जा रहे थे उनकी बात ख़त्म हुई? हाँ हुई। अब हम बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड एनर्जी जिसे हम डेल्टा यू से डिनोट करते हैं। डेल्टा यू से तो हम किसी और चीज़ को डिनोट करते थे। डेल्टा यू से किसको डिनोट करते थे? डेल्टा यू या डेल्टा ई से किसको डिनोट करते थे? इंटरनल एनर्जी को। तो बॉन्ड एनर्जी को हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? देखो, ये जो बॉन्ड एंथैल्पी है ये एक्चुअली डेल्टा एच होता है, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी डेल्टा एच होता है, बट दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस NGRT, डेल्टा NGRT।
और हमें पता है कि रिएक्शंस के अंदर इस वैल्यू का डेल्टा एन जी आर टी का ज़्यादा इंटरफेरेंस रिएक्शंस के अंदर इस वैल्यू का नहीं होता, ज़्यादा इंटरफेरेंस इस वैल्यू का रिएक्शन के अंदर नहीं होता। तो मतलब ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हुआ। तो इसका मतलब डेल्टा एच और डेल्टा यू ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हुए। इस वजह से हमने कहा कि बॉन्ड एनर्जीज डेल्टा यू, बॉन्ड एनर्जी को डेल्टा यू से डिनोट करेंगे। सो बॉन्ड एनर्जी की अगर मैं यहाँ से डेफिनेशन बनाऊँ तो बॉन्ड एनर्जी की क्या डेफिनेशन बनेगी, दैट इट इज़ एक्चुअल इंटरनल एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी को डिनोट करते हैं हम इससे, इंटरनल एनर्जी of bond, whereas bond enthalpy is enthalpy of bond formation, but in bond enthalpy and bond energy it is found that is why both terms are used for same thing। bond energy and bond enthalpy को एक ही चीज़ के लिए दोनों terms को यूज़ किया जाता है। bond energy क्या है, it is actually internal energy of bond, और बॉन्ड इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड एनर्जी इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉन्ड, और बॉन्ड इंथैल्पी इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड एनर्जी इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉन्ड। अब ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, हम बॉन्ड एनर्जी के मेन मुद्दे पे तो आ रहे ही नहीं यार, मैं आपको तब से अच्छे से डेफिनेशन तो बता रही नहीं बॉन्ड एनर्जी की, मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाल दिया बीच में, हम अभी ये अच्छे से नहीं पढ़ा और मैं आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में पढ़ाने लगी। ये क्या चक्कर हो रहा है, क्या कर रही हूँ मैं, करना क्या चाहती हूँ। देखो, जब बचपन में हमें कोई चीज़ मिलती है तो हम उस चीज़ को ऐसे ही मतलब ले लेते हैं, उस चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं। अगर कोई हमारे सामने गिटार लाएगा तो हम कहेंगे हे वाह ये क्या है, हम पागल हो जाएंगे। बचपन में अगर कोई चीज़ देखेंगे तो हम उसे पहले तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसके स्ट्रिंग्स को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे, है ना। क्यों ऐसा करते हैं, डिसोशिएट करने की कोशिश करेंगे हम उस चीज़ को। तो मतलब कि हम उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि गिटार बजता कैसे, इसे तबला के फॉर्म में ऐसे बजाना है, फिर स्ट्रिंग्स को कुछ करना है, तो इसलिए हम उससे पहले डिसोशिएट करेंगे। हमारे बचपन छोटे वाले दिमाग में हम क्या करते हैं, उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही अगर हम बॉन्ड एनर्जी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो सिंपल है ना, बॉन्ड एनर्जी को डिसोशिएट करके देख लो, तोड़ के देखते हैं। पहली बार बॉन्ड एनर्जी के बारे में सुना है तो तोड़ के देखते हैं क्या है। वैसे ही यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी समझना चाहते हो तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी समझो ना, तोड़ो उसको, बॉन्ड एनर्जी को तोड़ के देखो। अब मैं आपको एक्चुअली डेफिनेशन बताती हूँ। बॉन्ड एनर्जी जो मैं कर रही हूँ ना, बस सुनते जाओ, ये नहीं सोचो ये क्या हो रहा है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिक्वायर्ड, मतलब सीधी बात, एब्जॉर्ब होती है बॉन्ड एनर्जी में, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी के वक्त तोड़ना है ना, तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब ही होगी। सो बॉन्ड एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। डेफिनेशन अब आ रही है डेफिनेशन कब आ रही है, तोड़ने के बाद आ रही है। एब्जॉर्ब्ड और रिक्वायर्ड टू ब्रेक, डिसोशिएट करने के लिए, टू ब्रेक 1 mole bonds, 1 mole of bond, and that is about bond energy. Bond energy is the amount of heat energy absorbed or required to break 1 mole of bond. Okay, या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड। इसका उल्टा, तोड़ने के लिए एक चीज़ को तोड़ने के लिए, डिसोशिएट करने के लिए, एक 1 मोल चीज़ को तोड़ने के लिए, 1 मोल के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है उस 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, दैट इज़ बॉन्ड एनर्जी। इसी का उल्टा, 2 अलग बॉन्ड्स को जोड़ने के लिए जो हीट एनर्जी हम रिलीज़ करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड टू फॉर्म 1 मोल बॉन्ड, 1 मोल बॉन्ड बनाने के लिए जो हम हीट एनर्जी रिलीज़ करेंगे, 2 एटम्स के बीच में 1 मोल बॉन्ड बनाने के लिए, 2 एटम्स के बीच में 1 मोल बॉन्ड बनाने के लिए जो हीट एनर्जी हम रिलीज़ करेंगे, दैट इज़ नोन एज बॉन्ड एनर्जी। तो देखो, अकेले इस संसार में कोई नहीं रह सकता। अब ये फिलोसफिकल बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखो, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए हमें दूसरों के साथ बॉन्ड बनाना पड़ता है, बट एनर्जी का लॉस होता है।
अगर बॉन्ड बनाया तो फैक्ट है कि एनर्जी खर्च होगी ही होगी, एनर्जी हमेशा खर्च होगी अगर हमें किसी से बॉन्ड बनाना है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए हम किसी से बॉन्ड बनाते हैं। किसी से बॉन्ड क्यों बनाना है, क्या ज़रूरत है, बॉन्ड बना के होएगा ही क्या, एनर्जी खर्च होनी है। क्यों बनानी है? क्योंकि बॉन्ड बनाने से हम स्टेबल होते हैं। किसी के साथ अगर हम बॉन्ड बनाएंगे तो हम स्टेबल हो जाएंगे, मगर उस केस में बॉन्ड बनाने के लिए, स्टेबल होने के लिए एनर्जी खर्च होगी। ठीक है, क्यों 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 क्योंकि हम स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बना रहे हैं, और हमें पता है स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बना रहे हैं, और स्टेबिलिटी और एनर्जी का तो हमेशा से ऑपोजिट रिलेशन है। तो एनर्जी तो खर्च होगी, एनर्जी कम होगी। तो मैं आपको हमेशा से, जैसे कि डेल्टा एन जी का फॉर्मूला बताया था, डेल्टा एच का फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इसी डायरेक्शन में सारे फॉर्मूलाज है पूरे चैप्टर में। बस एक रिएक्शन आ गया हमारे पास, डेल्टा एच रिएक्शन। बॉन्ड एनर्जी के रिलेटेड अगर फॉर्मूला देखें डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन का, तो ये फॉर्मूला उल्टा है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इस फॉर्मूला में बस पूरे चैप्टर में यही एक फॉर्मूला है जिसकी डायरेक्शन रिवर्स है। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर रहे हैं पहली बारी, वरना डेल्टा एच रिएक्शन का जो पिछला फॉर्मूला देखा था उसमें डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्शन किया था। अब बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में देख रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, रिवर्स फॉर्मूला है। तो मैं आपको क्या बोल रही थी, मैं आपको बोल रही थी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब कि तोड़ने के लिए जो एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे, सीधी डायरेक्शन में अगर देखें तो तोड़ने के लिए जो एनर्जी हम अब्जॉर्ब करेंगे, एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे, चाहिए जो हमें एनर्जी, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्जॉर्ब्ड और रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। और हम अकेले संसार में नहीं रह सकते, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए हमें बॉन्ड बनाना पड़ता है। तो इसलिए बॉन्ड बनाने की वजह से एनर्जी का लॉस होता है। बहुत दिलचस्प कहानियाँ हैं। मतलब कि यहाँ पर जो दो एटम्स बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे थे, इस वजह से उनकी एनर्जी का लॉस हो रहा था, एनर्जी रिलीज़ हो रही थी, और एक मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ रही थी। मगर दो एटम्स को जोड़ने के लिए एनर्जी रिलीज़ की, बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी रिलीज़ की। कंसेप्ट को जोड़ो, फिलोसॉफिकल बातें बीच में किया करो, ताकि अपने केमिस्ट्री के जो आपके कंसेप्ट है उनको आप अच्छे से बनाए रखो। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, अब हम आगे चलेंगे, देखेंगे आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो।